बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। आरएसएस के चीफ़ जो मोहन भगवत हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा अजीब व गरीब स्टेटमेंट आया है और उस स्टेटमेंट ने पूरे इंडिया में थरथली मचा कर रख दी है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि आरएसएस चीफ़ ये कह रहे हैं कि 75 साल की उम्र में उनको रिटायर हो जाना चाहिए और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं। इससे आज के इस वीलॉग में हम ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि अगर आरएसएस चीफ़ भगवत साहब अगर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मुस्तकबिल क्या होगा। मैं आपको पिछले वीलॉग्स में बताता रहा हूँ कि इस वक्त भारत के अंदर जब से पाकिस्तान के हाथों इंडिया को शिकस्त हुई और उस शिकस्त के बाद ये डिस्कशन हर ज़ुबान पर थी कि आखिर इस शिकस्त के पीछे क्या राज थे और ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसकी वजह से उनको ये दिन देखना पड़ा। हमने इसके ऊपर मुतअद्दिद किस्म के वीलॉग्स किए और आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो हालिया कशीदगी थी उसमें जो सिचुएशन बनी और फिर दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान ने ये कामयाबी किस तरह समेटी। क्लेम्स दोनों साइडों पे होते रहे, एक साइड भी ये क्लेम करती रही कि हम जीत गए हैं और इंडिया ये कहता रहा था हम जीत गए हैं, लेकिन दुनिया ने ये फिर बाद में साबित किया जब वॉर्स लड़ी जाती हैं, जब वॉर डिक्लेयर्स की जाती हैं और फिर जब उनके रिज़ल्ट्स आते हैं वो दिनों में नहीं, वो महीनों में नहीं, वो फ़ौरन उसका पता चल जाता है, वो लम्हात होते हैं। इसी तरह नरेंद्र मोदी साहब ने अपने मीडिया के थ्रू एक जो कैंपेन स्टार्ट की बाकायदा तौर पर और सबके सामने ये बात इस्टेब्लिश करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त जब वो इलेक्शन के चुनाव में जाते हैं तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं ताकि ये साबित किया जा सके कि उनको जो उनके पॉलिटिकल गेन्स हैं वो हासिल कर लें। इसी तरह की सिचुएशन को हम बारहा डिस्कस करते रहे और अब ये जो स्टेटमेंट मोहन भगवत साहब की तरफ से आया है तो इसको अगर आप इस तनाजुर में सामने रखते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई और एक 4 रोज़ा जंग थी या आप उसको 7 रोज़ा कह लें या 12 रोज़ा जंग थी, उसमें जितने भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे वो आपके सामने आए और फिर दुनिया ने ये देखा कि पाकिस्तान एक छोटा मुल्क इंडिया की हैसियत से उसने इंडिया को किस तरह से नाकों चने चबवाए। अब इन तमाम सिचुएशंस को जब हम सम अप करते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि जंगें लड़ने वाला जो लीडर होता है उसकी जो सियासी उम्र है उसमें इजाफ़ा हो जाता है। अगर मैं इसकी मिसाल आपको यूँ दूँ कि क्रिकेट का मैच था और जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत रहा था तो जीतने से पहले जो उनके कप्तान थे रोहित शर्मा साहब, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ था कि वो ये क्रिकेट को खैराबाद कह देंगे, लेकिन जब वो क्रिकेट का मैच वर्ल्ड कप जीते उसके बाद उनकी लाइफ लाइन में इजाफ़ा हुआ और उनका कैरियर जो था फिर बढ़ गया और उन्होंने फिर अपनी जो कप्तानी है उसको कंटिन्यू रखा। बिल्कुल इसी तरह जब किसी देश का प्राइम मिनिस्टर या उसका जो प्रेसिडेंट है या उसका जो करता धरता है जो ज़िम्मेदार होता है वो अपनी कामयाबी को किस तरह नापता है और उसकी जो सियासी कैरियर है उसमें कैसे इजाफ़ा होता है, तो उसका आप अगर हिसाब आप लगाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल आसान है। वो इसी तरह ही है कि जब भी आप किसी मुल्क के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करते हैं और आप जंग में कामयाबी हासिल करने के बाद आपका सियासी कैरियर बढ़ जाता है और अगर आप नाकाम होते हैं तो फिर आपका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो मोहन भगवत साहब की इस स्टेटमेंट को मैं यूँ देख रहा हूँ और बहुत सारे जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उस पर भी कमेंट्री कर रहे हैं कि उनको अब ये लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब की ये जो फॉरेन पॉलिसी है, जो यूएस आप कह लें कि प्रो यूएस पॉलिसी थी और हिंदुत्व पॉलिसी, इन दोनों को लेकर के जो उन्होंने एक महाज बनाया और जो इंडिया को जिस तरफ वो ले गए, अब लगता ये है कि अब उस एज पे बात पहुंच चुकी है जिसका इशारा मैंने तकरीबन 3-4 रोज़ पहले एक जो वीलॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि पहली कुर्बानी जो है वो फॉरेन मिनिस्टर की लगती है कि जयशंकर साहब को शायद कुर्बान होना पड़े। लेकिन इस स्टेटमेंट को अगर आप सामने रखते हैं तो ये बात आप जहन में रख लें कि अब वक्त करीब आ चुका हुआ है कि नरेंद्र मोदी साहब जल्द या बदेर ही इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्योंकि अगर आरएसएस चीफ़ ये कह रहे हैं कि उनको रिटायरमेंट हासिल कर लेनी चाहिए और नरेंद्र मोदी साहब जो ख़ुद लोगों को रिटायर करवाते रहे हैं, ये शिवसेना से ताल्लुक़ रखने वाले राज्यसभा के मेंबर हैं संजय राउत, ये कहते हैं कि 75 साल की उम्र में
बहुत सारे ऐसे सियासतदान थे जो पॉलिटिशियंस थे इंडिया के, उनको नरेंद्र मोदी साहब ने छुट्टी करवाई और उस वक्त उनकी स्टेटमेंट ये थी कि जो 75 साल तक पहुंच जाए वो उनको सियासत से अलग हो जाना चाहिए। इसमें LK अडवाणी साहब थे और मनव्वर जोशी साहब थे और जसवंत सिंह साहब थे। ये वो नाम हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं जिनको उस वक़्त इसी 75 साल क्राइटेरिया की उम्र के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब ने रुखसत किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कौन से हालात बन गए हैं कि RSS के चीफ़ को ये स्टेटमेंट देना पड़ गई है। हालात ये बन गए हैं कि इंडिया के अंदर जो झूठ पर मबनी पहलगाम इंसिडेंट था, जिसको लेकर के ना सिर्फ दो न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस जो हैं वो आपस में लड़ी और लड़ने के बाद फिर इंडिया को जो नुकसान हुआ उसको तो पहले हम मानने के लिए तैयार नहीं थे। पहले तो यही तय नहीं हो रहा था कि जी हमारा तो नुकसान ही कोई नहीं हुआ। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता कुछ ये बातें एक्सेप्ट करना शुरू की। जो मिलिट्री थी उस वक्त की, उसने ये बातें करना शुरू कर दी। जो इंडिया की जो फ़ौज के जो आला ओहदेदार हैं उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि हाँ जी नुकसान तो हुआ है, कितना हुआ है इसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करते। फिर राफ़ेल 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए और 3 से 4 हो गए। 4 की तो कंफर्मेशन बिल्कुल आ चुकी हुई है। इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट्स हैं उन्होंने अपनी अपनी स्टोरीज़ में, उनके अपने अपने जो भी उनकी राइटिंग्स हैं उनमें वो ये बात कह चुके हुए हैं। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ये कह रहे हैं कि 4 राफ़ेल तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए हैं। ये सिर्फ तैयारों की एक वो इंडिपेंडेंट सोर्सेज से जो कंफर्म हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ पाकिस्तान का क्लेम 7 का है और इसके अलावा जो बाकी दीगर जगहों पर नुकसान इंडिया का हुआ है, जो उनके मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए हैं या उनके मुल्क के अंदर जो बाकायदा तौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को जिस तरह नुकसान पहुंचाया गया और उनके रडार सिस्टम फ्लॉप हुए, वो एक अलग चीज़ है। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जब हम ये बात कहते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी थी जो टोटल यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर मबनी थी, और यूनाइटेड स्टेट्स का मैंने कल भी जिक्र किया था अपने स्टोरी में कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जब आप यारी लगाते हैं तो वो यारी जो है वो एक मकसद की यारी होती है और अमेरिका की एक आदत है और उसका एक ज़ाहिर है चूँकि वो बड़ा बदमाश है, उसका एक सिस्टम है। वो उस हिसाब से अगर आप देखते हैं चीज़ों को तो वो अपने मकासद के लिए बहुत सारे लोगों को इस्तेमाल करता है और जब वो इस्तेमाल हो जाते हैं फिर उनको छोड़ दिया जाता है। सेम हैज़ हैपेंड विद पाकिस्तान सेवरल टाइम। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर आप उठा के देख लेते हैं तो आपको ये बात समझ आ जाती है। अब हिंदुत्वा पॉलिसी को लेकर के और प्रो US पॉलिसी को लेकर के नरेंद्र मोदी साहब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहे हैं अमेरिका के साथ, अमेरिका के सदर ने उनसे एकदम से आंखें क्यों फेर लीं? अब यही सवाल काफ़ी है और जिस वीलॉग के ऊपर हम करना चाह रहे हैं, अगर इसको हम सामने रखते हैं तो आपको इसका जवाब खुद ब खुद मिल जाता है। जब पाकिस्तान की फ़तह होती है और पाकिस्तान को ये कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद अमेरिका को भी ये पता चल गया कि हम जिनके ऊपर रिलाय कर रहे थे और चीन के अगेंस्ट हम इंडिया को खड़ा करना चाह रहे थे इस रीजन के अंदर एक बड़े देव हैकल किस्म के मुल्क के तौर पर, वो वाली पॉलिसी कामयाब नहीं। उल्टा क्या हुआ, उसके रिज़ल्ट्स क्या निकले कि इंडिया पूरी दुनिया के सामने आइसोलेट होकर रह गया है। आपने देखा जिस तरह इंडिया ने अपना डेलीगेशन भेजा, पाकिस्तान ने अपना डेलीगेशन, उस डेलीगेशन की शशि थरूर साहब जिसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, वो बुरी तरह दुनिया में पिटा, कहीं पे भी उसकी सुनवाई नहीं हुई और आखिर रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि अब जो RSS चीफ़ हैं वो ये कह रहे हैं कि 75 साल के बाद रिटायर हो जाना चाहिए। अभी सिर्फ इसी के ऊपर नहीं, अमित शाह भी एक रिसेंटली जो होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, अमित शाह ये कहते हैं कि उनको भी रिटायरमेंट का ख्याल आ रहा है कि वो सियासत से अलग हो जाएं। तो आपको यके बाद दीगरे ऐसे बहुत सारे मिसालें नज़र आना शुरू हो चुकी हुई हैं। मेरी ख़बर देर ज़रूर हो सकती है लेकिन लग ये रहा है कि जो अभी सिचुएशन बन रही है इस वक्त इंडिया के अंदर, बहुत सारी आवाज़ें इंडिया के अंदर से उठने लगी हैं कि वो जो गोदी मीडिया था जो नरेंद्र मोदी के एक इशारे पर नाचता था, उसने जिस तरह से एक प्रोपेगेंडा कैंपेन की और उस प्रोपेगेंडा कैंपेन को कामयाब करने के लिए झूठ के जो वो बाज़ार गर्म किए और लोगों के जो माइंड सेट है उनको चेंज करने की कोशिश की। लेकिन अब दुनिया का दौर ऐसा है कि आप ये चीज़ों को छुपा नहीं सकते। तो अब इंडिया के अंदर ये चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हो चुकी हैं कि आपने लोगों के साथ झूठ बोला और लोगों को ये पता चल गया, जो जनता है उसको ये समझ आ चुकी है कि आपने ये झूठ जो है वो छुपाने के लिए कितने हरबे इस्तेमाल किए। पहले मैंने कहा राफ़ेल का आपने नहीं माना, फिर आपके जो मिलिट्री टारगेट्स हिट हुए वो नहीं माने, फिर आपके जो फ़ौजी हलाक हुए इसमें आपने वो नहीं माना। अब जब आप फ़ौजियों को
निशान इम्तियाज़ और पता नहीं क्या कुछ जो इंडिया के हैं वो मेडल्स वगैरह देने की बात कर रहे हैं, तो उसमें 4 पायलट कहाँ से थे? 4 पायलट क्या चला रहे थे? वो कोई गधा गाड़ी चला रहे थे? वो आपके प्लेन चला रहे थे ना, जिनको आप अब शहीद डिक्लेयर कर रहे हैं या उनको मार्टर अपना कह रहे हैं। तो वो आखिरकार आपने बातें ज़रूर मानी, लेकिन आपने बड़ा टाइम ले लिया। अब इस सारे समय के दौरान हुआ क्या कि इंडिया के अंदर जो लोग हैं उनको ये पता चल चुका है कि नरेंद्र मोदी की जो अप्रोच है इस पूरी कैंपेन के अंदर वो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, और इसके रिज़ल्ट्स आपको आइंदा आने वाले दिनों में नज़र आएंगे। जैसे मैंने 2 आपको बताए कि आरएसएस चीफ़ अगर ये 75 साल वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो के अमित शाह जो हैं उनकी उम्र अभी तकरीबन 60 साल है, उनके पास वो 15 साल का मार्जिन ज़रूर है, लेकिन जो इस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट है और बीजेपी आरएसएस का दूसरा फेस है, और अगर आरएसएस के चीफ़ ये बात कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगी कि जिस तरह वो लोगों के बारे में ये बात करते थे कि 75 ईयर्स का क्राइटेरिया होना चाहिए, उसके बाद आपको अलग हो जाना चाहिए। तो अब जिस तरह ब्रिक्स के अंदर, एससीओ के अंदर जो पजीराई इंडिया को मिली है वो आपके सामने है, ना तो वो ये अपने किसी प्रेस रिलीज़ में ये साबित करा, ना डिक्लेरेशन में ये बात लिखवा सके कि जो पहलगाम का इंसिडेंट था वो बड़ा जुल्म हुआ और पाकिस्तान उसके में शामिल था, ऑल दो उसके अगेंस्ट मामलात चले गए। और ब्रिक्स में जो आवाज़ें आईं उसके ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट भी बड़े खाइफ हैं, और वो ये कह रहे हैं कि ब्रिक्स तो उनके अगेंस्ट एक बॉडी बन चुकी हुई है जो यूएस की पॉलिसीज़ को चैलेंज कर रही है। तो अब इन तमाम चीज़ों को लेकर के जब आप सामने देखते हैं तो एक साइड पर आपको नरेंद्र मोदी साहब को ट्रंप साहब जो हैं बारहा ये कहकर सीज़ फायर वाली ताने मार कर आपको शर्मिंदा करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को वो लंच पे बुलाते हैं। तो इससे आपको और कौन सी ऐसी मिसालें चाहिए, या असेसमेंट लगाने में आपको और कौन सा ऐसा क्लैरिटी चाहिए कि अगर ये नहीं होने वाला? तो अब लग ये रहा है कि जो बात मैं आपको बता रहा हूँ अहमद, ये जो आरएसएस के चीफ़ हैं मोहन भगवत सिंह, इनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है ये बड़ा डीप स्टेटमेंट है, और इसको लेकर के अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ये समझ आ जानी चाहिए कि अब इंडिया के अंदर एक तब्दीली आ रही है। इस तब्दीली के अंदर काफ़ी वक्त लगना है, और जो हिंदुत्वा पॉलिसी है ये अब ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये सिर्फ आरएसएस की पैदावार थी, और बीजेपी की बेसिकली ब्रांड अगर आप देखते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी, तो जब अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो हिंदुत्वा पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे थे। आइंदा आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी का जो गवर्नमेंट है उसका ख़ात्मा होता हुआ दिखाई देगा। अब चुनाव जहाँ पे भी होंगे, मेरा ख्याल है सबसे पहले तो नवंबर के अंदर एक चुनाव का है ख्याल है कि वहाँ पर बिहार के अंदर ये इलेक्शंस हो रहे हैं। उन इलेक्शंस में आपको डायरेक्शंस बहुत सारी मिलती नज़र आएंगी, और आपको ये पता चल जाएगा कि अब जब नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, जो अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, जिसके ऊपर कांग्रेस का बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रिप हो चुका हुआ है, और वो बारहा अपने हर स्टेटमेंट के अंदर मोदी साहब को लताड़ रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और उनको कह रहे हैं कि अब उनको स्टेप डाउन हो जाना चाहिए। तो इन आवाज़ों को रोकने के लिए अब शायद वो जो मीडिया था जिसके ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर पाबंदियां लगी इंडिया के अंदर, उन चैनल्स को बैन कर दिया गया जो नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बात करते थे। कुछ ऐसे जर्नलिस्ट थे जिनको उठाने की धमकियां भी दी गई कि अगर आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो आपको यहाँ से उठा लिया जाएगा। अब आपका जो गोदी मीडिया है उसका मुझे ख़ात्मा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग अब उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहे, और इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है वो झूठी साबित हो चुकी हुई है। और आइंदा आने वाले दिनों में आपको भारत के अंदर एक बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, और वो बड़ी तब्दीली इसी सूरत में होगी कि अगर आरएसएस चीफ़ 75 साल में रिटायर हो सकते हैं तो नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट क्यों नहीं हो सकती।